उत्तराखंड की खबरों में शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। रामनगर में कोसी नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गर्जिया मंदिर में दर्शन करने दोनों युवक आए हुए थे और मंदिर में दर्शन करने के बाद कोसी नदी में नहाने गए हुए थे। वहीं नहाते वक्त दोनों युवक नदी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने के बाद ये लोग मंदिर के पीछे कुंड में स्नान करने लगे। स्नान करते वक्त 2 लड़के जिसमें से एक का नाम आशीष ठाकुर पुत्र राजकुमार और दूसरे का नाम सूरज यादव पुत्र रामनाथ, ये लोग डूब गए। इन लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई। कहाँ के रहने वाले? ये लोग हरथला मुरादाबाद के रहने वाले हैं। टिहरी में सरकारी जमीन पर अवैध मजार पर एक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम ने अवैध मजार पर हथौड़ा चलाया है। नई टीम एम ब्लॉक के पास अतिक्रमण कर बनाई गई मजार को प्रशासन ने तुड़वाया है। वहीं एसडीएम का कहना है कि 2 बार नोटिस देने के बावजूद सरकार जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई कर रही है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पर इलीगल इंक्रोचमेंट था जो पुनर्वास के लैंड पर, उसको विधिवत 2 बार नोटिस दिए गए, परंतु उनके द्वारा इस स्ट्रक्चर को नहीं हटाया गया, तो इसलिए प्रशासन द्वारा उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है और उसको वहाँ से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। राजन बैंक जहाँ पर संज्ञान में आएगा कि इंक्रोचमेंट्स हैं पब्लिक एरियाज में या पब्लिक प्रॉपर्टीज में, तो वहाँ पर विधिवत उसकी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के काशीरामपुर मल्ला इलाके में एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि जिस समय कार में आग लगी उस समय कार में कोई नहीं था। कार में आग लगने का कारण ओवरहीट बताया जा रहा है। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही सेकंड में कार जलकर राख हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। तो रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के थितकी गांव में खेत में पानी डालने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को शांत कराया गया। मारपीट के दौरान फायरिंग भी हुई है जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं। विवाद को लेकर 2 पक्षों में पहले कहा सुनी गई, इसके बाद एक पक्ष द्वारा जो है इसमें फायरिंग की गई और हमला किया गया दूसरे पक्ष पर। इसमें 2 लोग को गन शॉट इंजरी आई है, बाकी एक को शार्प इंजरी है। तो तीनों लोग को हॉस्पिटल भेज दिया गया। 2 लोग को अभी इलाजरत से एम्स के लिए भेजा गया है। बाकी शहर इसमें देहात में शांति बनी हुई है। रानीखेत के एचडीएफसी बैंक में चोरों ने सेंधमारी की। इस दौरान बैंक के एटीएम को चोरों ने उखाड़ दिया लेकिन कैश नहीं ले जा पाए। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी हुई है। रानीखेत में चोरी की 3री वारदात है लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। वहीं देहरादून में पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे 5 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल, 14 एटीएम और 23,000 नकदी भी बरामद की है। सभी आरोपी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। प्रेमनगर के अलग अलग कॉलेजों में ये आरोपी पढ़ाई करते हैं और अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए उन्होंने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम शुरू किया। साथ ही उनके पास अवैध अंग्रेजी शराब की 70 बोतल भी बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सस्ते दामों में चंडीगढ़ हरियाणा से शराब लाकर देहरादून में छात्रों को सप्लाई करते थे। कल हमारे को सूचना मिली थी कि जो कोतवाली कैंट क्षेत्र में एक कॉलोनी में कुछ लोग जो है आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। इस सूचना पे हमारे जो सीओ ऑप्स के नेतृत्व में कोतवाली कैंट की और एसओजी की टीम द्वारा जो है वहां पर रेड की गई। तो उनके पास वहां पर हमें 5 अभियुक्त मिले जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा लगवाया जा रहा था। उत्तरकाशी में पुलिस ने गणेशपुर में एक होटल से 23 पेटी अवैध शराब और 10 पेटी बियर की बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लंबे वक्त से चारधाम रूट पर शराब तस्करी की शिकायत मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गणेशपुर के एक होटल से अवैध शराब बरामद की है। विश्वनाथ है जो कि ये
थाना मनेरी क्षेत्र में एक गणेशपुर है, वहाँ पे है। वहाँ पे जब दबिश दी गई तो हमको यहाँ पे 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और वह 10 पेटी बियर की बरामद की गई। इस बरामदगी के आधार पर होटल मालिक जो है, इसका नाम हेमराज बिष्ट है, इसके खिलाफ कोतवाली मनेरी में 60 आबकारी 60 एक्साइज एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। और उत्तरकाशी की ये खबर, एक शराब तस्कर को पकड़ा है। शराब तस्करी की शिकायत पुलिस को मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि केदारपुरी में मौसम पल पल बदल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश के आगे मौसम की एक न चली और भक्तों का सैलाब केदारनाथ धाम में उमड़ पड़ा। देखिए, बारह ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने जमकर ढोल नगाड़े बजाए। वहीं बाबा केदार के कपाट खुलते वक्त हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। सारा विश्व के लोगों ने यहाँ आकर के स्पर्श करके दर्शन ले सकते हैं। अब आरती भी भयो पूजा के बाद आरती शुरू हो जाएगी। अधिकृत हम घोषणा करते हैं केदारनाथ और घर में बैठे हुए लोग, सारा विश्व के लोग जो यहाँ नहीं पहुँचेंगे, उनका भी कृपा करे आपका केदारनाथ जी। विपरीत मौसम के बाद भी आस्था की डोर से बंधकर श्रद्धालु बाबा केदार के द्वार पहुंचे और दर्शन किए। इस दौरान आर्मी बैंड ने भी समा बांधा। कपाट खुल गए हैं, नंबरों का इंतजार है। रात को 2 बजे लाइन में लगे थे और बाबा की बहुत खुशी है कपाट खुलने का। कब दर्शन देंगे प्रभु? खुशी हो रही है, बहुत खुशी। कहाँ से आए हैं? देहरादून। देहरादून से? हाँ जी। रात को काफी रात को बैठ गए थे? हाँ, काफी रात को 2 बजे से बैठे। 2 बजे से। लेकिन रात को बैठने के बाद भी अत्यंत आनंदित, गौरवान्वित और भावात्मक तौर पे बहुत ही ज्यादा समर्पित महसूस कर रहे हैं। ठंड का महसूस नहीं हुआ? कोई ठंड नहीं, जरा ठंड नहीं लगी थी। कोई ठंड नहीं लगी थी। कोई जय बाबा केदारनाथ। बाबा केदारनाथ की जय। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना बाबा केदार से की। गत वर्षों की भांति बाबा की कृपा हम पर बनी रहेगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और सभी के दर्शन प्रारंभ हो गए। यात्रा निश्चित रूप से इस बार भी ऐतिहासिक होगी। हम लोगों ने हर संभव कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पर मौसम लगातार बर्फबारी हो रही है। उसके बावजूद भी सभी प्रकार से जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है उसको करने का भरसक प्रयास किया गया। बाबा के द्वार आकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं के साथ ढोल भी बजाया। केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दिव्य और भव्य दर्शन शुरू हो चुके हैं। अब अगले 6 महीने के लिए बाबा केदार केदारपुरी में विराजमान रहेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। न्यूज़ 18 के लिए केदारनाथ धाम से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद भी केदारनाथ धाम पहुंचे और इस दौरान आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने कहा कि केदारनाथ धाम शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरा करने के लिए भगवान केदारनाथ 6 महीने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। अनुपम छटा के मध्य महादेव का एक दिव्य धाम का कपाट खुला है और केदारनाथ भगवान, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है ये और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है महादेव का।
आज हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु घर से, अपने अपने गांव से, अपने राज्य से, अपने शहर से महादेव का दर्शन आपके माध्यम से कर रहे होंगे। उधर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही श्रद्धालु भी अब धाम पहुंचने लगे हैं। सत्ताईस अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं कपाट खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नरसिंह मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई, जिसमें स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दूर से आए तीर्थयात्री भी शामिल हुए। बुधवार को पांडुकेश्वर से कुबेर और उद्धव जी की डोली के साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। भगवान बद्री विशाल जी की मनुष्य पूजा प्रारंभ हो जाएगा अप्रैल 27 को सुबह 7 बजे 10 मिनट के अंदर। उसी समय से सभी तीर्थयात्रियों के भी दर्शन शुरू करेगा। वैशाख मास संपन्न होने के अंदर मानवा हिम संख्या, जहाँ मानवों के लिए सुगम्य हो, सुलभ हो और लाभगम्य हो, ऐसे स्थान पर तभी भगवान के श्री पावन कपाट खोले जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले तीर्थयात्री भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं और पहली बार हम इस टोली में शामिल हो रहे हैं। हमें बहुत ही खुशी हो रही है, ये हमारा सौभाग्य है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खोल चुके हैं और अब भक्तों को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने का इंतजार है। देखा इस बार तीर्थ यात्रियों में भी काफी उत्साह है और अब सबको इंतजार है कि भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट जब 27 अप्रैल को 7:15 पर खुलेंगे तो विधिवत तरीके से उत्तराखंड में स्थित चारों धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। नितिन सेगमाल, न्यूज 18, जोशीमठ। आदिगुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी पांडुकेश्वर पहुंच गई है। पांडुकेश्वर में महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर पावन गद्दी का स्वागत किया। वहीं पावन गद्दी आज रात्रि विश्राम पांडुकेश्वर में ही करेगी और बुधवार को उद्धव और कुबेर जी की मूर्ति के साथ शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी, जहां पर 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट सुबह खोल दिए जाएंगे। पुनः प्रातः मंगल वाद्यों के साथ यहाँ से ठीक 9:30 बजे और भगवान की जो यात्रा है प्रारंभ कर दी जाएगी और पुनः वर्षों यथा समय भगवान के पावन कपाट और सभी श्रद्धालुओं सनातन धर्मावलंबियों के कल्याणार्थ और उनके पुण्य संचय के लिए खोले जाएंगे। क्या बहुगुणा परिवार आने वाले दिनों में कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों की राजनीति करेगा? क्या भविष्य में बहुगुणा परिवार कोई नया राजनीतिक प्रयोग करने जा रहा है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी की रिपोर्ट। कभी अपने कड़क तेवरों वाली राजनीति के लिए मशहूर रहे कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को आज अल्मोड़ा में याद किया गया। मौका था हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समेत उनके कैबिनेट के कई मंत्री एक मंच पर मौजूद रहे और बहुगुणा को याद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र के मंत्री के रूप में उन्होंने अनेकों कामों को दिया था। आज उनकी जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और जो उन्होंने एक लंबा कालखंड जो जन सेवा में लगाया, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए कहीं न कहीं उनके किए हुए काम निकट भविष्य में अनुकरणीय है। दूसरी तरफ गढ़वाल से ताल्लुक रखने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्मदिन को अल्मोड़ा में मनाए जाने के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की राजनीति से मशहूर हुए हेमवती नंदन बहुगुणा की विरासत क्या अब बीजेपी हथियाने की फिराक में है, या बहुगुणा की दूसरी और तीसरी पीढ़ी पिता और दादा के बहाने कुमाऊं के पहाड़ में पैठ बनाना चाहती है। हालांकि इन सब चर्चा के बीच बहुगुणा परिवार का अपना तर्क है। स्वर्गीय पिताजी का सम्मान तो उत्तराखंड में जगह जगह है, उत्तर प्रदेश में, और आज उनकी जयंती में कई प्रदेशों में कार्यक्रम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, कई जिलों में हो रहे हैं। तो यहाँ हमारी जो स्मृति समिति है उसने
उसका निर्णय हुआ, मन हुआ कि हम अल्मोड़ा चले। आज भावुक भी हूँ क्योंकि पहली बार मुझको ये मौका मिला है कि मैं अपने दादाजी का जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। मैं प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं और जैसे तो पिताजी ने कहा कि ये जो हमारे यहाँ के बड़े नेता हैं, चाहे वो गोविंद वल्लभ पंत जी रहे हों, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा जी हों, ये लोग क्षेत्र के नेता नहीं थे, किसी रीजन के नेता नहीं थे, ये पूरे देश के नेता थे। भले ही कार्यक्रम के राजनीतिक मायनों को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा का परिवार अपने तरह से टाले, लेकिन जानकार इसे भविष्य की बड़ी राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। गढ़वाल से ताल्लुक रखने वाला बहुगुणा परिवार कुमाऊं के तराई में पहले ही अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। ऐसे में अब कुमाऊं के पहाड़ को साध कर हेमवती नंदन बहुगुणा के परिवार की नजर प्रदेश का सर्वमान्य राजनीतिक परिवार बनाने की हो सकती है, ताकि भविष्य में बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाई जा सके। अल्मोड़ा से न्यूज 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को निशाने पर लिया और कहा, हरिद्वार के सांसद और पूर्व सीएम हरिद्वार के लिए कोई बड़ी योजना नहीं ला सके। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी का काम तो कोई पार्षद भी कर सकता है। वहीं हरक सिंह के बयान पर निशंक ने कहा कि हरक सिंह उनके पुराने मित्र हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं और उन्होंने कुछ कहा है तो ठीक ही होगा। ये सड़क, नाली, ये तो विधायक भी कर लेता है, ब्लॉक प्रमुख भी कर लेता है, नगर पालिका का पार्षद भी कर लेता है। कोई बड़ी योजना अगर आप हरिद्वार पार्लियामेंट ने मुख्यमंत्री दिए, केंद्र में मंत्री दिए, और कोई बड़ी योजना अगर हरिद्वार में मिली हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। हो सकता हरक सिंह जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो हमारे पुराने मित्र हैं। वो यदि उन्होंने कुछ कहा है तो ठीक ही कहा होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत अब लेखक भी बन गए हैं। उनकी किताब उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य का उद्घाटन 28 अप्रैल को किया जाएगा। हरीश रावत ने फेसबुक के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। उनकी किताब का उद्घाटन शंकराचार्य राज राजेश्वर करेंगे। हरीश रावत ने लिखा, मैं सनातन विचारों का समर्थन हूं। रविवार को केदारनाथ में हुए हादसे के बाद उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि युकाडा ने हेलीकॉप्टर ऑपरेटर के लिए कड़े नियम लागू करने की बात कही है और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ऑपरेटर यात्रियों की हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले ब्रीफिंग करेंगे और चूक होने पर ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वहीं सिविल एविएशन सेक्रेटरी दिलीप जावलकर का कहना है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे की जांच डीजीसीए की टीम कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। हम लोगों ने उन्हीं गाइडलाइंस को पुनः एक बार सभी कंपनियों को अवगत कराया हुआ है और इस पर अगर कोई उनकी तरफ से कोई अगर इसका उल्लंघन होता है तो बहुत सख्ती से उस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीजीसीए की टीम भी यहाँ पर एक्सीडेंट इंक्वायरी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच गई है और उन्होंने भौतिक निरीक्षण भी किया गया है वो जगह का और वहाँ पर जो व्यक्ति थे उनके अभी ये लिए जा रहे हैं, बयान वगैरह लिए जा रहे हैं। उसके भी जो भी अंतिम निष्कर्ष पर से आएंगे उसके हिसाब से कंपनियों पे अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो बनेगी, उस तरीके से किए जाएंगे। उकाड़ा के लिए अगर कोई उसमें गाइडलाइंस मिलती है या कोई गाइडेंस मिल जाता है तो वो हम लोग तत्परता से पूर्ण करेंगे। चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का सफर कर सके, इसी सोच से उड़ान योजना शुरू की गई। उत्तराखंड में भी हेली नेटवर्क बढ़ाने के लिए हेलीपैड का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन आज भी हेली उत्तराखंड में आने जाने का सरल, सस्ता और आसान साधन नहीं बन पाया है। उत्तराखंड में टूरिस्ट को कोने कोने तक पहुंचाने और घुमाने के प्लान पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। प्लान हेलीकॉप्टर के जरिए टूरिस्ट को अलग अलग डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का है, जिसके लिए हेलीपैड बनाने पर जोर है। इस वक्त उत्तराखंड में 51 सरकारी और 32 प्राइवेट हेलीपैड मिलाकर 83 हेलीपैड हैं और टारगेट 122 हेलीपैड बनाने का है। वहीं प्लान ये भी है कि इन्हीं हेलीपैड का इस्तेमाल आपदा के हालात में लोगों की जान बचाने और राहत पहुंचाने में किया जाए। पर जिस राज्य में एक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम न हो पा रहा हो, जहाँ कुछ स्टेशन में लोगों के लिए हेली सर्विस का प्लान महंगा होने की वजह से सक्सेसफुल न रहा हो, वहाँ हेलीपैड का जाल बिछाने से कितना फायदा होगा। एंटायर राज्य को
प्रत्येक प्रमुख पर्यटन स्थल का लगभग आधे घंटे का सड़क दूरी पर जो है एक हेलीपैड जो है क्रिएट करना है। इस विजन पे काम कर रहे हैं ताकि जो है एंटायर राज्य को जो है पर्यटन की दृष्टि से वो सैचुरेट किया जाए। उत्तराखंड में 6 महीने में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर सर्विस का यूज केदारनाथ में होता है, जहां महंगा सफर होने की वजह से 10% यात्री ही हेली सेवा का इस्तेमाल कर पाते हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में वजन की वजह से डबल इंजन के बजाय कंपनियां सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर यूज करती हैं, जबकि पहाड़ों में सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में सफर बड़ा रिस्क है। ऐसे में हेलीपैड भले ही बन जाए, पर हेलीकॉप्टर के इंतजाम से लेकर सुरक्षा के साथ सस्ते सफर के इंतजाम का काम पहाड़ों में आसान नहीं है। अलग अलग जगहों पर जो पर्यटन क्षेत्र हमें लगता है कि वो विकसित हुए हैं या वहाँ पर विकसित होने की संभावना है, तो वहाँ पर एक हेलीपैड का पूरा एक नेटवर्क जो है बनाया जा रहा है, नंबर 1। दूसरा, बहुत बार आपदाग्रस्त के चलते हम लोगों को आवश्यकता होती है कि एक सर्टन इंटरवल्स पर हम लोगों को हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध हो, तो उसको देखते हुए भी हम लोगों ने जिलाधिकारियों से इनका चयन किया हुआ है कि कौन कौन सी स्थानों पर हम लोगों को इस तरीके की आवश्यकता होगी। प्लान चाहे पर्यटन में हेली सर्विस का यूज बढ़ाने का हो या फिर आपदा में राहत पहुंचाने का, सुनने में जितना आसान है और अच्छा लगता है, उत्तराखंड के हालात के मुताबिक सस्ता सुरक्षित बिल्कुल नहीं दिखता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में राज्य सूचना आयोग में हुई सुनवाई के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार जिला पूर्ति विभाग में बड़ा गड़बड़ झाला पाया गया है। हरिद्वार में सस्ता गल्ला विक्रेताओं के राशन से का जुड़ा रिकॉर्ड गायब मिला है। आरटीआई के जवाब में दुकानदारों ने रिकॉर्ड के गायब होने की बात कही है, जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने एक बड़े घोटाले की आशंका जताई है। सूचना आयुक्त ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं और एसएसपी हरिद्वार को मामले की जानकारी दे दी गई है। उत्तराखंड में गुलदार हाथी के बाद अब बाघ भी लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बीते साल बाघ ने अब तक सबसे अधिक 16 लोगों की जान ले ली, तो इस साल 4 महीने में 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष अब चिंताजनक स्तर पर पहुंचने लगा है। पिछले 22 सालों में 1000 से अधिक लोग वन्य जीवों के हमलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन अब बाघ की बढ़ती सक्रियता ने हालात और भी नाजुक बना दिए हैं। पौड़ी के रिखणी खाल और धूमाकोट क्षेत्र के 30 से अधिक गांवों में पिछले 2 हफ्ते से कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। यहां 13 और 15 अप्रैल को बाघ ने 2 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में 2 टाइगर अटैक्स 13 और 16 को जो रिपोर्ट किए गए, उसके बाद में हम लोगों ने अपनी पूरी जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे वो डिप्लॉयड हैं। डीएफओ और जो ट्रैंकुलाइजर्स के साथ में जो टीम्स होनी है वो वहीं पे हैं। केसेस लगाए जा चुके हैं।